इस लेक्चर में हम डीसी मोटर ड्राइव्स जो है वो उसको हम स्टडी करेंगे और डीसी मोटर ड्राइव्स के जो इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे कि हम सिंपल जो है वो किस तरह से सिंपलेस्ट डीसी ड्राइव हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या मोटर की स्पीड कंट्रोल है या डायरेक्शन कंट्रोल है उनके क्या मेथड्स हैं। इसी तरह से कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम प्रैक्टिकली ड्राइव को हम डिज़ाइन करें, और कौन से इश्यूज़ हैं जो प्रोटेक्शन इश्यूज़ हैं या डिज़ाइनिंग इश्यूज़ हैं जिनको हम सामने रखकर जो है वो हम डिज़ाइन करें ताकि जो रिलायबिलिटी है हम उसकी इम्प्रूव कर सकें। ये आउटलाइन है आज के लेक्चर की कि जनरल ओवरव्यू ऑफ मोटर ड्राइव्स, मैकेनिकल रिले बेस्ड मोटर ड्राइव्स हैं, तो इनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, या सेमीकंडक्टर बेस्ड मोटर ड्राइव्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर मैकेनिकल रिलेस, और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं पॉसिबली। फिर स्पीड कंट्रोल इश्यूज़ हैं, फिर प्रोटेक्शन इश्यूज़ हैं, और स्पीड कंट्रोल और प्रोटेक्शन इश्यूज़ जो है वो इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से। इंटरफेसिंग इश्यूज़ जो है वो कंट्रोलर साइड पे कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर या रास्पबेरी पाई या पिक कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सामने रख के आपने वो आइसोलेशन करनी होती है। अब हम देखते हैं कि जनरल ओवरव्यू में कि व्हाट इज़ अ डीसी मोटर। अब वो कोई भी मोटर हो सकती है कि मोटर का काम क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी रोटेशन में, क्योंकि मोटर है तो वो उसने रोटेट ही करना है, और रोटेशन के थ्रू कोई मूवमेंट आप कराना चाहते हैं, या लीनियर मोशन कराना चाहते हैं, या रोटेशन कराना चाहते हैं, कोई फ्लूइड को मूव कराना है या स्लाइड्स को मूव कराना है, मैकेनिकल असेंबली के अंदर जो है वो आपने रोटरी मैकेनिज्म बनाना है, तो ये सब आप मोटर से करते हैं। तो डीसी मोटर का काम क्या है कि वो डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो रोटेशन में कन्वर्ट कर देती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट टू कंट्रोल इन अ डीसी मोटर। अब हम एक मोटर अगर हम खरीदें तो उसमें क्या चीज़ें जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अब सिंपल है कि या तो हम डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे और या फिर उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, और स्पीड और टॉर्क जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस जो डीसी ड्राइव को जो हम स्टडी कर रहे हैं ना इस वीडियो लेक्चर में, इसमें हम सिंपल जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। मल्टीपल जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हम उस ड्राइव को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे कि एट अ टाइम आप दोनों ड्राइव्स फंक्शन करना चाहते हैं कि तो अब एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। फिर टॉर्क है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और करंट जो है वो पॉजिटिव रहता है तो मोटर जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट कर जाती है। और अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो एज अ जनरेटिंग मोड में अगर रिवर्स हो जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट कर जाती है। तो इसकी जो डिटेल है ना वो हमारा लेक्चर है जो ऑलरेडी मैंने बनाया है जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का बहुत डिटेल में। तो उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं उसमें, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या मल्टीपल क्वाड्रेंट्स किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा ऐसी एज ब्रिज या कोई ऐसा ड्राइवर सर्किटरी डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो कि एट अ टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम कर सके, या चारों क्वाड्रेंट्स में काम कर सके, या फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर सके। तो उसके लिए आप वो वीडियो लेक्चर देखें मेरा। व्हाट टू कंट्रोल इन अ डीसी मोटर। अब स्पीड आ गई, डायरेक्शन आ गई, स्टार्ट स्टॉप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्टार्ट करते हैं मोटर को, तो अगर सम टाइम वो किसी हैवी मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर रही है तो उस वक्त क्या करना होगा, स्टॉप करते वक्त क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह पोजीशन का मतलब ये है कि आपने कोई प्रिसाइज मूवमेंट करवानी है किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ पे बैच प्रोसेस आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोफाइलिंग अगर करनी है किसी शीट मेटल पार्ट्स पे, और या किसी मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर आपने वो मूव कराना है प्रिसाइजली, तो ये पोजीशन कंट्रोल के अंदर आता है। अब स्पीड कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास एक तो तरीका है कि वोल्टेज को और करंट को इसको हम वेरी कर लें, कंट्रोल कर लें। कैन बी अचीव बाय कंट्रोलिंग वोल्टेज और करंट। तो इससे हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है,
द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल इज इंसर्टिंग अ रजिस्टर, यानी हम सीरीज में एक हाई पावर रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर दें और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम वेरी करें, ठीक है, तो जो क्या कहते हैं स्पीड हम उसको वेरी कर सकते हैं, मगर ये मैनुअल मेथड है और एक अच्छा मेथड नहीं है, इसलिए कि अगर हम ऑटोमेटिक तरीके से रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम पैरेलल सर्किट्स बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उसको माइक्रो कंट्रोलर से, मगर इसमें आई स्क्वायर और लॉसेस आ जाते हैं। और दूसरा जो रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं इसमें हाई पावर, वो सिरेमिक रेजिस्टेंस होती है और एक टाइप, तो ये उसकी पिक्चर है जो आपको नज़र आ रही है 10 वाट की, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। तो ये हाई पावर जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये रेजिस्टेंस को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो इश्यूज हैं वो मैंने आपको बता दी कि दिस मेथड इज सिंपल बट नॉट एफिशिएंट ड्यू टू हाई पावर लॉस, यानी हीट एट द रजिस्टर, क्योंकि हम एनर्जी को लॉस कर देंगे तो हम ये चाहते नहीं है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। अब वेरिएबल वोल्टेज अप्रोच अगर हम उसको यूज़ कर लें तो उससे एक आसानी है कि बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द डीसी मोटर विल इंक्रीज द डीसी मोटर स्पीड। तो वोल्टेज वेरी करने की वजह से जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड भी हम वेरी कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड है जो हम अडॉप्ट करके ये काम करते हैं, वो PWM है, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड। द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू कंट्रोल वोल्टेज इज विया द PWM मेथड। अब इसको भी हम आखिर में थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे हमने इसको डिस्कस किया है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्शन की, अगर हम बात करें डायरेक्शन कंट्रोल के लिए, कि द ओनली वे टू कंट्रोल द डायरेक्शन इज टू चेंज द पोलरिटी ऑफ द डीसी मोटर। हम डीसी मोटर को जो हम सप्लाई दिए, अगर उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, उसको हम सप्लाई अगर हम रिवर्स दे देंगे तो डायरेक्शन को वो चेंज कर देगी। तो यही पॉइंट है, द पोलरिटी ऑफ द डीसी मोटर विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, हैंस विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर। अगर करंट की फ्लो क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं यहाँ पे एक रफ ड्रॉ करूँ पेन से, कि अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव कब होती है, जब वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर करंट की जो ये दिस इज करंट, इसको मैं IC कह देता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है, ठीक है। इसी तरह से तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, तो ये जो है मोटर का जो भी फिनोमेना है वो मोटर ऑपरेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो रिवर्स का मतलब ये है कि CC यानी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉक की मूवमेंट है उसके एंटी अगर करंट जो है वो उसमें ट्रेवल कर रहा होगा मोटर में, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की जगह नेगेटिव टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी है, तो नेगेटिव जो टर्मिनल है वहाँ से जब हम करंट इंसर्ट करेंगे तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो उस वक्त जो IC होगा वो ICC में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्शन जो है मोटर की वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब मोटर की जो स्टार्टिंग है उसको हम जनरल ओवरव्यू में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग है DC मोटर। अगर हम मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं, और तो हम सिंपल वे क्या है जो उसमें लिखा हुआ, द मोस्ट इजीएस्ट वे टू स्टार्ट अ DC मोटर इज बाय स्विचिंग इन दी पावर सप्लाई, यानी हम पावर सप्लाई को ऑन कर दें। तो अब इसका इशू क्या हो सकता है कि however it would introduce high current spikes into the motor circuit due to the motor inertia, inductive characteristics and also start with the load condition। अब इस पॉइंट के अंदर जो है वो सिंपल ये बताया गया कि अगर हम मोटर को डायरेक्ट ऑन कर देंगे तो उसका प्रॉब्लम ये है कि मोटर जब भी स्टॉप कंडीशन से एकदम से स्टार्ट में आती है तो स्टेशनरी पोजीशन से उसको मूवमेंट में आने के लिए उसको हाई टॉर्क चाहिए होता है, और करंट की डिमांड उसकी बढ़ जाती है नॉर्मल रनिंग कंडीशन के मुकाबले में। अगर उस मोटर के साथ कोई मैकेनिकल लोड कनेक्टेड है तो उसकी जो करंट डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टॉर्क की रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ेगी करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे,
और इसकी वजह से जो बैक ईएमएफ नेचर है जो मोटर की, क्योंकि करंट बढ़ने की वजह से बैक ईएमएफ जो है वो बढ़ जाती है, तो वो डैमेज कर सकती है आपके सर्किटरी को, मोटर को। तो ये सब कंडीशंस जो है ये डिपेंडेंट है। तो स्टार्टिंग जो इश्यूज हैं वो हाई करंट रिक्वायरमेंट है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि फ्राइड कंट्रोलर, मॉसफेट, स्ट्रिप बोर्ड्स, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन एंड ऑल्सो फ्राइड सर्किट। क्योंकि हाई जब आई स्क्वायर लॉसेस आ रहे हैं तो हीट आ रही है। हीट का मतलब ये है कि जो इंसुलेशन है वाइंडिंग की मोटर की वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वाइंडिंग शॉर्ट होने का खतरा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि बाय रिड्यूसिंग दी सप्लाई वोल्टेज ड्यूरिंग दी स्टार्टिंग, यानी अगर आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, आप वोल्टेज जो है वो हाफ कर दें या क्वार्टर कर दें, तो वोल्टेज कम करने की वजह से करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने की वजह से जो टॉर्क है मोटर का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप स्टार्ट जो है वो सॉफ्ट स्टार्ट ले सकते हैं। तो आप एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्टिंग में ऐड कर दें जब मोटर अपनी मूवमेंट में आ जाए और कुछ इनर्शिया जनरेट हो जाए, तो आप उस रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करके वोल्टेज इंक्रीज कर दें। तो ये एक मेथड है। और इसके अलावा हम जो वोल्टेज कम ज़्यादा जो करते हैं वो पीडब्ल्यूएम स्कीम के थ्रू करते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट उसमें आएगा। अभी हम आगे अभी मोटर के और डिफरेंट इश्यूज को देखते हैं कि ऑल दिस कैन बी अचीव, हम ये सारे काम जो हम कर सकते हैं अचीव बाय यूजिंग अ कंट्रोलर, एचएमएल, पिक और एनपीएलसी। हम डिफरेंट कंट्रोलर्स को यूज करके ये काम कर सकते हैं। स्टॉपिंग अ डीसी मोटर, अब हम डीसी मोटर को अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके क्या मेथड्स हैं हमारे पास। कि सिंपलेस्ट मेथड इज बाय स्विचिंग ऑफ दी पावर सप्लाई। हम पावर सप्लाई को जो है वो स्विच ऑफ कर दें तो उससे मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी, मगर उसके साथ एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी डीसी मोटर के साथ। However, if the motor has inertia, instantaneous stop is not possible। क्योंकि इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर हैवी मोटर है, बड़ी मोटर है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो एकदम से रुकेगी नहीं। इसी तरह अगर उसके साथ कोई फ्लाईव्हील लगा, मैकेनिकल फ्लाईव्हील, तो जिसकी वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है तो मोटर को हम फौरी नहीं रोक सकते। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि या तो मोटर जो है वो जनरेटर का काम कर रही है तो उसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लें, या कुछ सडन स्टॉप के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इसमें हम देखते हैं। कि रिवर्स करंट ब्रेकिंग का मतलब है कि हम पोलरिटी को रिवर्स कर दें। जो सप्लाई हमने दिया होगा फॉरवर्ड कंडक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर जो है वो रन कर रही है, तो हम स्पीड डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर सम मिली सेकेंड, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हम पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं, तो मोटर जो है वो एकदम से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। तो वो एकदम से जो उसकी जो फील्ड है अंदर वो कैंसिल आउट हो जाती है और वो मोटर रुक के रिवर्स में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि करंट बढ़ते बढ़ते वो पॉजिटिव जो करंट है उसको डिक्रीज करना शुरू करता है और डायनेमिक ब्रेकिंग सडनली अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा हम शंट रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दें तो मोटर जो एज अ जनरेटर काम कर रही होगी उस वक्त, तो उसकी जितनी भी जो एनर्जी है वो शंट रेजिस्टेंस जो है वो आई स्क्वायर लॉसेस में हीट डेसिपेशन, हीट में कन्वर्ट करके उसको डेसिपेट कर देगी। तो उससे भी हम जो स्टॉप है वो हम लगा सकते हैं। मगर ये अगेन ये कोई सफिशेंट या मतलब एफिशिएंट जो है मेथड नहीं है। तो हम इसको बहुत ही कम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह हम क्या करते हैं कि जो जनरेट हो रही है एनर्जी उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, या तो कैपेसिटर से जो है कैपेसिटर बैंक को हम एनर्जाइज करते हैं और फिर उसके थ्रू हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम वो करते हैं, या फिर बैटरी में इसको स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर्स के थ्रू भी जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो बैंक बना के हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर्स के बैंक को अगर हम कनेक्ट कर दें सीरीज और पैरेलल में तो वोल्टेज और करंट जो कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जा सकती है। और जब तक वो कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम पीक तक चार्ज ना हो जाए इस मोटर के थ्रू, तो हम उसको उस वक्त तक बैटरी चार्जिंग के लिए हम उसको ऑन ही ना करें। तो ये मॉनिटरिंग सर्किटरी हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट के से हम कैपेसिटर बैंक को तो चार्ज कर सकते हैं, और जैसे ही वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंचेगा तो वो एक मैक्सिमम जो है वो स्पाइक जनरेट करके बैटरी को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है, पैटर्न है।
जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे कि जहाँ कि हमारे पास इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है और वो बैटरी को हम चार्ज ना कर सकें। तो अगर बड़ी बैटरी लगी है तो उसको चार्ज करने का तरीका ये है कि आप कैपेसिटर बैंक लगाएं, वो चार्ज हो जाएंगे पैरेलल और सीरीज में। तो इस तरह से हम बैटरी को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक एफिशिएंट मेथड है। दीज सोल्यूशन वुड रिक्वायर द यूज ऑफ अ कंट्रोलर। ठीक है, अब पोजीशन कंट्रोल की बात करें, हम डायरेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन एक अलग चीज़ है, वो हम पहले कर लिया। पोजीशन की बात आ रही है कि प्रिसाइज पोजीशनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो पॉसिबल है बिल्कुल कि सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर, ये डीसी मोटर्स की टाइप्स हैं। सर्वो मोटर जो है वो एसी सर्वो मोटर्स भी आती हैं, मगर हम यहाँ पे डीसी की बात करें तो डीसी सर्वो मोटर और डीसी स्टेपर मोटर की हम बात करेंगे। सर्वो मोटर में जो पोजीशनिंग हम करते हैं वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल के थ्रू करते हैं, क्योंकि जो ऑन टाइम होता है वो उस पर डिपेंड करती है सर्वो मोटर की जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, कि पोजीशन इज बेस्ड अपॉन द पल्स विड्थ ऑफ द पीडब्ल्यूएम सिग्नल गोइंग इनटू द सर्वो मोटर, कि जो उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है टी ऑन, उस पर डिपेंड करता है कि वो मोटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करेगी। ठीक है, तो उसकी डेटा शीट में डिफाइंड होता है कि कितनी मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का आप इसको ऑन करेंगे तो ये कितनी डिग्री जो है वो रोटेशन लेगी। स्टेपर मोटर के साथ ऐसा नहीं है, स्टेपर मोटर डिफरेंट है। इसमें पोजीशन जो है वो इज पॉसिबल बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पल्स सीक्वेंस गिवन टू द स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जो है वो डिफरेंट पोल्स की स्टेपर मोटर्स होती हैं, उनमें हर पोल के अंदर एक मैग्नेट होता है, उसी को हम पोल कहते हैं। तो एक पोल से दूसरे पोल का जो मिनिमम जो इसका स्टेप साइज है, मतलब एक ही स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज क्या होता है स्टेपर मोटर का, कि एक पोल से दूसरे पोल तक का जो डिस्टेंस है, कि एक पल्स की वजह से जो कॉइल एनर्जाइज होता है उसको वो मूव कराता है। तो वो स्टेप साइज डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं मोटर के। तो जितने ज़्यादा पोल्स की मोटर होगी उतनी ज़्यादा उसकी प्रिसिशन होती है। तो इसी वजह से सर्वो मोटर जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं स्टेपर मोटर से, और उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रिसाइज कंट्रोलिंग के अंदर। तो इसी तरह से नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो हम देते हैं। तो डेटा शीट से हमें पता चल जाता है कि कितनी नंबर ऑफ पल्सेस देंगे तो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन के लिए या 90 डिग्री रोटेशन के लिए। तो नंबर ऑफ पल्सेस सीक्वेंस पर डिपेंड करती है जो स्टेपर मोटर है उसकी पोजीशन कंट्रोलिंग। और इन सब को ये हम अंडरस्टूड ही है। तो हर हर दफ़ा जो है ये हमने जो है वो आखिर में एक पॉइंट लगाया है कि भाई कंट्रोलर, क्योंकि मैनुअली हम ये काम नहीं कर सकते तो कंट्रोलर से ही हमें ये काम करना होगा। अब हम एज ब्रिज सर्किट जो है वो मोटर ड्राइव सर्किट की तरफ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। क्योंकि ये एज ब्रिज क्यों है, क्योंकि ये देखने में जो लेटर है वो एज बनता है अगर आप उसका सर्किट देखेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, एबिलिटी टू कंट्रोल डायरेक्शन, स्पीड एंड स्टार्ट स्टॉप, ये सारे काम हम एज ब्रिज के थ्रू कर सकते हैं। अब रिले टाइप एज ब्रिज है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल स्विच होता है रिले। और रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके अंदर ज़रा स्पाइक्स को हैंडल करने की या एनर्जी सर्जिस, वोल्टेज सर्जिस को बर्दाश्त करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू दी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। रिले की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट वोल्टेजेस सीरीज में हमें अवेलेबल हैं, और रिले टाइप्स विल बी डिपेंडेंट अपॉन सप्लाई वोल्टेज एंड द नेचर ऑफ द लोड। तो उसको देखकर ही हम डिफाइन करते हैं कि कितना हमें ड्राइव करना है और कितनी करंट रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से वो डिफरेंट कैटेगरी के जो रिलेज हैं हम यूज़ कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल रिले टाइप जो है उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच है जो कि कोई का एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने पर ये स्विचिंग करता है, तो उसकी एक लिमिट है। तो वो बहुत वास्ट, यानी स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन कंट्रोल इस पर आप कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए आपको इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड्स लगाने होते हैं। सेफ्टी इंटरफेस टू रिले must be protected. Freewheeling diode must be installed to protect from the inductive kick. जो बैक ईएमएफ है जो एनर्जी स्टोर कर लेती है, इंडक्टिव लोड इंडक्टर है वो स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को, और जिसकी वजह से उसको हमें ज़ाया करना होता है जब मोटर जो है वो ऑफ होती है। तो हमें फिर डायोड्स को भी सेव करना होता है, और इसी तरह से यही पॉइंट जो है वो मॉसफेट या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे आईजीबीटीज हो गए,
तो हम उसमें जो है ये इस्तेमाल करते हैं। मॉसफेट सेमीकंडक्टर टाइप है, ठीक है। सेमीकंडक्टर रिलेज हैं, जैसे सॉलिड स्टेट रिले SSR, तो उनके थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट मॉसफेट्स को भी एज अ स्विच हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा हम एफिशिएंसी अच्छी चाहते हैं तो हम IGBTs को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है मॉसफेट और BJTs का। और हाई करंट फ्लो पे इनको हैंडल करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। इसका डिसएडवांटेज सिंपली ये है कि गेट जो है वो सेंसिटिव टू हाई करंट है। जैसे ही हाई करंट सड़ जाएगा तो ये फ़ौरन से जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ब्रिज सर्किट की एक एग्जांपल है जिसमें 4 रिलेज को हमने यूज़ किया है। रिले ए और रिले बी जब ऑन होंगे, ऑपरेट होंगे, तो जो सप्लाई है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा सप्लाई से, और मोटर का जो टर्मिनल पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट कंडक्शन करेगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो मोटर जो है वो रन करेगी। तो ए और डी रिले जब हम ऑपरेट करेंगे तो मोटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो वर्क करेगी। अगर हम क्वाड्रेंट का यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मैं एक जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ कि ये वी आई ग्राफ है, ये वी हमने ले लिया और ये आई है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब ए और डी हम ऑपरेट करेंगे तो मोटर जो है इसका वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो मोटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगी। ठीक है, सिंपल इज दैट। जैसे ही आपने मोटर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया तो मोटर चलती रहेगी, तो मोटर जो है उस वक्त एज अ जनरेटर वर्क करना शुरू कर देगी, तो मोटर शिफ्ट हो जाएगी सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि वोल्टेज तो पॉजिटिव है मगर करंट जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस तरह से वर्किंग करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट उस वक्त वर्क करता है जब हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, यानी करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव। और जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में मोटर को ऑपरेट करते हुए आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो करंट जो है उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो वो जो है वो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, और वोल्टेज अभी भी नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, और करंट जो है यहाँ पे नेगेटिव आई है, तो मोटर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो जंप कर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो क्वाड्रेंट्स का, और इन डिटेल जो है ये मैंने जो है वो डिस्कस किया है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इस एज ब्रिज सर्किट में हमें प्रोटेक्शन जो है वो लगानी है लाजमी, अगर प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। तो यही नेक्स्ट स्लाइड में है कि जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो मोटर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब हम सेमीकंडक्टर बेस्ड जो है वो एज ब्रिज सर्किट को देख रहे हैं, जो देखने में एज ब्रिज है बिल्कुल। ऊपर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो पीएनपी हैं, और नीचे के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखें इसमें एक फॉल्ट तो ये है कि यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगाना लाजमी है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ऊपर क्यों लगाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग आप सबको पता है कि ट्रांजिस्टर अगर आपने लोड उसके कलेक्टर पर नहीं लगाया और एमिटर पर लगा दिया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ये ट्रांजिस्टर नॉर्मल एक ट्रांजिस्टर की एग्जांपल हम लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये इसकी बेस है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड कंडक्शन में आने के लिए बीजेटी ट्रांजिस्टर को यहाँ पे 1 देना होता है, ताकि जो यहाँ पे बेस इमिटर जो जंक्शन है, ये ऊपर तो कलेक्टर होता है और यहाँ पे इमिटर होता है, और ये बेस है। तो बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड कंडक्शन में आने के लिए यहाँ पे 0.7 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं VBE। तो VBE जो है हमें सिंपली इतने वोल्टेज जो है वो देने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं
ट्रांजिस्टर की बेस पर अगर हमने लोड कनेक्ट किया है उसके कलेक्टर पर, यानी जो लोड है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है अगर हमने, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें, ये वीसीसी जो भी है हमारा, और इसको आपने ग्राउंड कर दिया, तो जस्ट इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जस्ट आप यहाँ पे 0.7 वोल्ट देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा। अगर आपने लोड यहाँ पे लगाने की बजाय आपने लोड लगा दिया एमिटर पर, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि इस जो VL है वो भी आपको एडअप करना पड़ेगा इस 0.7 वोल्ट के साथ, और उतने वोल्टेज आप जब देंगे बेस पर ट्रांजिस्टर की, तभी ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज नहीं किए हैं, क्योंकि ऊपर वाले ट्रांजिस्टर अगर हम जो है वो एनपीएन रखेंगे तो उनके एमिटर से मोटर कनेक्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमें बेस जो है वो ज़्यादा वोल्टेज हमें अप्लाई करने पड़ते। तो 0.7 जो वोल्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो लोड है वो कलेक्टर से ड्राइव किया जाए। इसी तरह से जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें भी हम कलेक्टर पे जो है वो लोड हमने कनेक्ट करना था, और इस वजह से हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन रखा है एक, और एक जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन रखा है। तो इस तरह से जो लोड है चारों ट्रांजिस्टर्स में वो लोड कनेक्ट किया है हमने कलेक्टर पे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए हमें ये आसानी है कि हम उसको ज़ीरो पे कनेक्ट करेंगे तो वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा। और इसी तरह से जो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहा है उस पर भी कलेक्टर पे मोटर का जो है वो लोड कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो है उस पर जस्ट 0.7 वोल्ट हमें कनेक्ट करने होंगे, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है CND वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्री व्हीलिंग डायोड जो है उसका जो इस्तेमाल है उसको हम देखेंगे, और उसकी वर्किंग को देखेंगे किस तरह से जो बैक EMF है वो डिस्चार्ज होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो कनेक्ट कर दिए चारों तरफ। तो अब हम इसमें ये सिलेक्शन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जो ए पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसको एक्टिव किया, और डी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको हमने एक्टिव किया। तो करंट की जो डायरेक्शन है सप्लाई से वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और मोटर में से होती हुई यहाँ करंट ट्रेवल करेगा, और सीधा ट्रांजिस्टर से होता हुआ ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल जो है वो मिल जाएगी। आई है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरह से जो है ये करंट फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिव रहेंगे। इस सर्किट में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ए और बी जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो जीरो लॉजिक पर काम कर रहे हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों जो है सी और डी ये दोनों वन लॉजिक पर काम कर रहे हैं। तो इनपुट जो एक्टिव सिग्नल है दोनों का वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम इन सबको एक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एडिशनली हम यहाँ पे जो है वो ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। अब जब तक ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ए एंड डी एक्टिव रहेंगे तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि जब हम इस ब्रिज को ऑफ करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, मगर उससे पहले जो इंडक्टर जो है, ये मोटर जो है एक इंडक्टिव लोड है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो इंडक्टर है मोटर का वो इस तरह से ये कॉइल हमने ड्रॉ कर लिया, और कॉइल की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मोटर मूव कर रही है तो जो पोलैरिटी है वो सेम है जो कि मेंशन है यहाँ पे प्लस, मैं ये ड्रॉ करूँगा प्लस ऊपर और माइनस। ये उस वक्त है जब ये इसमें करंट गुजर रहा है और इंडक्टर जो है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ से इसकी कलर चेंज करूँगा, सॉरी यहाँ पे ये कलर में लूँगा पर्पल, और पहले मैं ये इरेज कर दूँ नीचे जो मैंने ये लाइन बना दी है, और पेन मार्कर। अब हमने इस सप्लाई को हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है।
तो अब मोटर जो है वो फ्रीली घूम रही है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब डीसी मोटर जो है वो मोटर के फंक्शन से अब निकल कर वो जनरेटिंग मोड में आ गई है। तो जनरेटिंग मोड में जैसी आती है तो इंडक्टर के अंदर से जो क्या कहते हैं, एक तो एनर्जी है जो बैक ईएमएफ कह लें आप, तो वो जो डिस्चार्जिंग है जो फ्री व्हीलिंग डायोड से वो किस तरह से ट्रेवल करेगी। तो उस वक्त जब ऐसा जनरेटर काम करेगी तो पोलैरिटी जो है वो मोटर की इंडक्टर की रिवर्स हो जाएगी। करंट की जो डायरेक्शन है वो अब यहाँ से प्लस से मूव करेगी इस तरफ, करंट मूव करेगा। और इस पॉइंट पर आने के बाद तो अब करंट या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। अब ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ पड़े हुए, तो हमने जो फ्री व्हीलिंग डायोड्स लगाए तो फ्री व्हीलिंग डायोड्स में से ऊपर वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड कंडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये करंट इस सप्लाई में से होता हुआ आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। और इस सप्लाई का मैं कंप्लीट जो स्कीमेटिक सिंबल है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि जो कंटिन्यूटी है वो समझने में आसान रहे और मुश्किल ना हो। हम जब भी स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो डीसी सप्लाई है उसका जो सिंबल है वो इस तरह से हम शो करते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल नीचे आ गया और ये कनेक्ट हो गया इससे यहाँ ग्राउंड से नीचे, और ये इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा नीचे इस वाले ग्राउंड से। तो इसी तरह से ये सप्लाई जो है ये कॉमन है इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम कॉमन कर देते हैं, ये सेम सप्लाई से इसको कनेक्शन मिल रहा है। तो अब हम वापस से जो है वो इसको मैं चेंज करूँगा पर्पल के अंदर। और अब देखें जो करंट या सप्लाई की तरफ आया है वो अब इस सप्लाई से होता हुआ अब या तो इधर जाएगा और या फिर इधर जाएगा। इधर ये इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो डायोड्स लगे हैं वो रिवर्स बाइज में, तो करंट सीधा जो है वो ट्रेवल करेगा लोअर रेजिस्टिव पाथ पे और इस सप्लाई में से होता हुआ ट्रेवल करेगा ये और यहाँ से गुजरता हुआ। अब इसके बाद दो रास्ते, या तो ये यहाँ से वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से ये हाई पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ ये ट्रेवल करेगा करंट और यहाँ से इस डायोड के थ्रू वापस से इस मोटर के अंदर ये सिंक करेगा और ये एनर्जी इस तरह से कंप्लीट जो है वो इस्तेमाल होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस इसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो है बैक ईएमएफ, अब क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट की तरफ ये ट्रेवल क्यों करेगा जबकि ये तो हाई वोल्टेज है। असल में जो बैक ईएमएफ होती है मोटर की जो जनरेटिंग पावर होती है जब वो क्या कहते हैं एज अ जनरेटर काम करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो स्पाइक्स होती है ना वो ज़्यादा होती हैं। तो जिसकी वजह से जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी होती है वो जो है हमें ज़ाया करनी होती है। तो उसके लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो लगाते हैं और वो हायर पोटेंशियल पे होती है और उस वक्त तक इसमें से करंट फ्लो होता रहता है जब तक इसका पोटेंशियल इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर होगा तो नो करंट फ्लो और मोटर रुक जाएगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो इंडक्टर का भी होता है। तो इस तरह से जब ए और डी जो है जब ऑन होंगे तो इस तरह से ये काम करेगा। और जब हम कंसीडर करें कि सी और डी, अगर सी और डी जो है सी और बी अगर ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव कर दें तो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्शन शुरू कर देगी और जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अब रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। किस तरह से, जैसे आई एफ है तो आई आर यहाँ पे जनरेट होगा और उसका मैं कलर दूसरा यूज़ करना चाहता हूँ मैं और मुझे ग्रीन कलर सही लग रहा है। तो अगर आपने इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव कर दिया और इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव कर दिया तो अब मोटर जो सप्लाई से उसको करंट ड्रॉ होगा वो इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ और मोटर को वो एनर्जाइज करेगा और मोटर में से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर से गुजरेगा और ग्राउंड हो जाएगा और मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ये होगा आई आर। और जैसी क्या कहते हैं जब आप कुछ देर के बाद ही अपना काम करने के बाद इसको ऑफ करेंगे तो अगेन जब करंट यहाँ से गुजर रहा था तो पोलरिटी उसकी क्या होगी,
जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव सप्लाई इधर से आ रही है तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, और करंट इस तरह से सोर्स से ट्रेवल कर रहा था मोटर के अंदर से होता हुआ। जैसे ही आपने सप्लाई को ऑफ किया तो अब जो है ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे और मोटर एज अ जनरेटर वर्क करना शुरू कर देगी। तो हम यूँ समझते हैं कि जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी है वो अब रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये प्लस और माइनस इधर है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। और करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा और इधर चला जाएगा और इस ब्रांच से होता हुआ इस सप्लाई से अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, और नीचे यहाँ से इस ग्राउंड से होता हुआ इस फ्लाई व्हील फ्री व्हीलिंग जो डायोड है इससे होता हुआ और ये अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से ये अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगी मोटर। मतलब डिसिपेट से मुराद वो हीट लॉस नहीं है, मतलब अपनी जो एनर्जी जो करंट जनरेट करने की जो एनर्जी है, जो इनर्शियल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, वो जब तक होगी तो वो उसको जनरेट करती रहेगी। इसी वजह से अगर हम जनरेटिंग मोड में अगर कोई शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो मोटर जो है वो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो करंट को यूज़ करके आई स्क्वायर आर लॉसेस में हीट डिसिपेट कर देती है। तो वो जल्दी एनर्जी उसकी ज़ाया हो जाती है, और फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से वो जब तक उसकी एनर्जी अपने नेचुरल स्लोप से डिक्रीज होती है तो वो उसको वो अलाउ करती रहती है उस वक्त तक जब तक वो नेचुरली डिक्रीज ना हो जाए।